चलिए आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसान कल्याण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय कृषि मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन श्री ऐदल सिंह कंषाना जी से। कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। सभागार में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगी, कृपया जोरदार तालियां हो जाएं। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री अजय गुप्ता जी से। कृपया आप माननीय कृषि मंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। अब मैं पुनः श्री अजय गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि कृपया आप अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करती हूं आपसे कि कृपया आप श्री एम सेल्वेंद्र सर का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगी सचिव मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विभाग श्री एम सेल्वेंद्र जी से। कृपया स्वागत उद्बोधन दें। जोरदार तालियां हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी, मंच में बैठे हुए सीनियर ऑफिसर्स एंड इधर आज की कार्यशाला में आयोजन के लिए पधारे हुए सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो जैविक खेती सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट है एंड सर ने हम लोग को कई बार निर्देश दिया है, उसके अनुरूप हम लोग ने आज किसान संगठन, समुदाय से जुड़ा हुआ संस्था, वैज्ञानिक और इंडस्ट्री सबको एक साथ बुलाया। आज एंड कल हम लोग इसमें जैविक खेती को हमारा मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल शाम को हम लोग इस पर्टिकुलर हम लोग लगभग सभी चाहे श्री ऐदल सिंह कंषाना जी के लिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव साहब, हमारे अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी अनुपम राजन जी, सचिव किसान कल्याण कृषि विभाग श्री एम सेल्वेंद्रम जी, संचालक कृषि श्री अजय गुप्ता जी। भाइयों, आज का ये कार्यक्रम बढ़ती हुई बीमारी पर रोक लगाने के लिए हमारे प्रदेश में हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे देश में जैविक खेती पर जोर देना और हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जैविक खेती और हमारे किसान का सभी समाज के वर्गों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, एक तरीके से इसका प्रचार प्रसार के माध्यम से आज हम लोगों ने ये आयोजन रखा है। आपको मालूम है कि देश में गंभीर बीमारी फैल रही है, चाहे वो कैंसर हो, टीबी तो कमजोर हो गई है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट अटैक हो, अन्य जानलेवा जैसी बीमारियों को रोकथाम के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के और प्रदेश में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में इस प्रकार के आयोजन हम करने जा रहे हैं। कुछ वाचक मुझे दिया है, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वर्तमान खेती में रासायनिक उर्वरक, खरपतवार नाशकों व कीटनाशक पेस्टिसाइड के बढ़ते उपयोग के कारण
भूमि एवं वातावरण में हानिकारक तत्वों को मात्रा बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण मुद्रा, उर्वरकता तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहे हैं। पर्यावरण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृषि में रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के हतोत्साहित करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु आज से ही 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में जैविक कपास, फल, सब्जियां एवं अन्य फसलों हेतु जैविक खेती पद्धति एवं उत्पादित उत्पादों के मूल्य श्रृंखला विकसित करने हेतु विस्तृत चर्चा कर प्रदेश के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। इस कार्यशाला में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, एफपीओ एवं जैविक खेती के में कार्य करने वाली संस्था, कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से प्रदेश में योजनाओं को विकसित क्रियान्वयन हेतु 9 सर्विस प्रोवाइडर को सूचीबद्ध कर 33 जिलों में 1 लाख एकड़ में से जैविक खेती कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती हेतु दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 2 लाख के हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हेतु लक्ष्य प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुसार योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के विकास हेतु अशासकीय संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। विभाग द्वारा सहयोग किया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत अभी तक लगभग 1,16,000 से अधिक कृषकों का पंजीयन योजना अंतर्गत किया जा चुका है तथा 74,221 कृषकों को पीजीएस प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश में 2006 में मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई, जो कि वर्तमान में जैविक प्रमाणीकरण कार्य कर रही है। प्रदेश में चाहिए, लेकिन जैविक हो, प्राकृतिक हो, इसको बाजार भी हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाए और बाजार में भी उत्पाद की स्थिति में चला जाए। अब ये दोनों तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। एक तरफ केमिकल का आकर्षण, बहुत सारी बातें हैं, और दूसरा ये रास्ता है। हालांकि सरकार के नाते से मैं यहाँ बोलूँगा तो सरकार के हित में जैविक को प्रोत्साहन, प्राकृतिक को प्रोत्साहन, केमिकल से बचना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। अगर मैं आपकी साइड से बैठ करके वहाँ बैठ के मेरी अपनी कोई बात सोचता हूँ तो मैं सरकार और सरकार के नुमाइंदों, विभागों की तरफ देखता हूँ कि ये कैसा समय का फेर है। हम आज से कुछ साल पहले यहीं बैठ के सुनते थे कि ये डालो एनपीके और ये फास्फोरस डालो, ये यूरिया का लाभ है और ये कीटाणुनाशक है, क्या क्या सुनते थे। लेकिन समय ने पलटा खाया तो अल्टीमेटली हम वहाँ आ गए। जैसे हम सब जानते हैं कि पहले स्किन जल जाती थी, चमड़ी कोई भी कारण से जल गई तो डॉक्टर के पास जाओ तो उसके पहले वो बड़े एलोपैथिक वाले कहते पानी मत डालो, पानी मत डालो, पानी मत डालो, सब बिगाड़ दिया, घाव ये हो गया, वो हो गया। अब कहता पानी डालो, पानी डालो। हम तो पहले से ही डाल रहे थे, तुमको नहीं मालूम, तुमको क्या मालूम। भाई ये तो हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर ये अच्छी बात है कि अब दुनिया हमारी तरफ देख रही, और इसलिए जब मैं इसके आंकड़े देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी न केवल स्वास्थ्य के लिए है बल्कि अपनी पृथ्वी माता के लिए भी अच्छा है।
और उसी नाते से पूरे देश के आधार पर, चूंकि मैं अभी बीच में जर्मनी गया था, जापान भी गया था, तो अलग अलग प्रकार से वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के आधार पर जो उनकी अपनी आवश्यकता है, हमारे लिए वो सब उसी बात पे जा रहे हैं। खास करके ये जो रेडीमेड गारमेंट्स वाली इंडस्ट्रियों में, जिसमें 15 से 20% कपास अपने यहाँ होता है, और ये बात भी सही है कि कपास केवल कपास होता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन पे हमको निर्णय करने की ज़रूरत भी है। मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 11.48 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती अपने यहाँ हो रही है, और ये डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, ये जैविक के मूल आधार हैं। लेकिन धार झाबुआ भी तो होगा इसमें, धार झाबुआ भी है ना, वो प्राकृतिक खेती है क्या? पर ये मैं अपने आप में मुझे बड़ा रोमांच भी हो रहा है और मज़े भी आ रहा है कि खास करके हमारे यहाँ जो मैं आंकड़े देख रहा था कि भारत सरकार से प्रदेश में 33 जिलों में 1 लाख एकड़ में जैविक खेती की जा रही है, और अपना प्रयास रहे कि आने वाले समय में ये कम से कम 5 लाख होना चाहिए। हो सकती कि नहीं हो सकती? आपको टारगेट बड़े रखना पड़ेंगे। क्या टारगेट रखे हैं अभी अपन ने? पिछले साल कितना था? कितना? अब की बार 1 लाख रखा, अगले साल 2 लाख करना, उसके साल अगले साल 4 लाख करना, लगातार बढ़ाना है। सरकार की कोई इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधी लाइन है। इसके कई कई गुना फायदे हैं। लेकिन ये भी कर सकते हो, जो जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहा है उसको हम अपने सोलर पंप भी देंगे, ताकि वो अपने बलबूते पे चल करके अपना स्वयं का बिजली के बिल से भी मुक्ति पाए। और खास करके ट्राइबल के बेल्ट में ये बड़ी दिक्कत है, लाइनें बिछाना, बाकी सारी चीज़ें करना, है ना इसकी कठिनाई। तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो। हमारा प्रयास है कि हर हालत में जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को अपने पैरों पे खड़ा करना, उनके लिए जो बन सकता जरूर करेंगे। मैं आज तो चूंकि थोड़ा समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ, आप जब दिन भर बैठेंगे तो हमारे यहाँ चूंकि ये उद्योग वर्ष घोषित किया है, और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि उद्योग की बात अगर हम कर रहे हैं तो उद्योग की बात माइनिंग हो सकती है, दूसरी सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कृषि आधारित राज्य में कृषि को छोड़ के उद्योग की बात करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी। हमको अगर इस भाव से सोचना है तो आने वाले समय में हमारे अपने ये चारों क्षेत्रों में, खास करके मध्य भारत, महाकौशल, मालवा और चंबल, इसके बेल्ट में हमारे ये पूरे साल का प्लान बनाएं। और कमर से, जैसे पिछली बार हमने इंडस्ट्रियों की बात की, इस बार शुद्ध रूप से कृषि आधारित उद्योगों की बात करेंगे। उसको नीचे तक कैसे फैलाएं, कैसे बढ़ाएं, कहाँ तक ले जा सकते हैं, उस तरह से। और खासकर कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी जिस प्रकार की, जैसे मैंने कृषि खेती की बात की है कि खेती के आधार पर हम अपना टारगेट बढ़ा लेके चल रहे हैं, उसी आधार पर इन उद्योगों का भी टारगेट लेके चलिए। मैं अनुपम राजन जी और शैलेंद्रम जी दोनों बहुत सुयोग्य अधिकारी, मैं मान के चलता हूँ कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का ज़्यादा कोई मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं होता है, लेकिन सरकार के द्वारा जितना प्रमोशन कर सकते हैं, जितना प्रोत्साहन दे सकते हैं, वो सारा प्रोत्साहन देने के लिए तैयार रहेंगे। और नवीन तकनीकों के बलबूते पर, जिनमें हमारी खेती के आधार पर कृषि की उत्पादकता का फर्क पड़े, लेकिन ये बात भी सही है कि जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाओं पे भी दोनों का तालमेल करते हुए, अभी कितनी अच्छी अच्छी प्रकार से वहाँ आपके स्टॉलों पर देसी हल्दी की और आम हल्दी की क्या क्या तरीके निकाल दिए हैं। तो नवीन तकनीक के आधार पर उन्नत बीजों की स्थिति बने, लेकिन खेती का तरीका अपना जैविक ही रहना चाहिए, उसमें केमिकल को हतोत्साहित करें। और कोई कोई गांव या कोई ब्लॉक भी ले सकते हैं, तो गांव या ब्लॉक को भी हम प्रोत्साहन देंगे, जिलों को भी प्रोत्साहन देंगे कि उस जिले में हम अब 2-4-10 बच्चे हैं उनको भी प्रेरित कर दें, तो एक आदर्श जिला, आदर्श ब्लॉक, आदर्श गांव बने। ये लगातार बढ़ाने की जरूरत। और जब अब और एक और कारण से आपकी महत्ता बढ़ गई, जब हमारे यहाँ अपने यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने पशुपालन में भी दूध प्रोत्साहन के लिए, खास करके सांची को भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU करा के, जो हमारे प्रदेश की 9% दूध की उत्पादन क्षमता है, हम इसको 20% तक ले जाना चाहते हैं, कई गुना बढ़ाएंगे। और इसीलिए
आपके आसपास में भी यहाँ जिस जिस ब्लॉक में अभी हमने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गौशालाओं का संचालन, और इसलिए गौशालाओं को बढ़ाना, पशुपालन को बढ़ाना, दूध पे बोनस चालू करना, कई प्रकार से इसको काम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है कि वैसे तो किसान की आमदनी, रोजमर्रा की आमदनी तो दूध और फल फूल सब्जी से होती है, बाकी फसल तो अपने अपने फसल चक्र में होती है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से समान आधार पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों की आय और गांव की समृद्धि के लिए ये अपने सभी क्षेत्र में खासकर ये निर्णायक भूमिका में हम आएंगे। ऐसे में अब ये एग्रोविजन का, मैं बीच में नागपुर का एक बड़ा मेला देख के आया था और उनके अधिकारियों को बुलवाया भी था हमने। हो सकता है वो मॉडल भी चले, आपका अपना मॉडल भी खड़ा करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी से आने वाले समय में हमारे अपने बड़े बड़े महानगरों में केवल कृषि आधारित व्यवस्था के आधार पर आसपास के जिलों से जोड़ते हुए, अर्थात जैसे चंबल, जबलपुर या मालवा में आप बात करोगे या भोपाल में करेंगे, तो ये जैसे धीरे धीरे अपना वन मेला बहुत लोकप्रिय हो गया। आने वाले समय में हमारे जैविक उत्पादों के मेले या इस प्रकार की व्यवस्था को जोड़ करके आप जरूर देखें, जिसमें हमारे परंपरागत मेलों के अंदर की स्थिति भी अब धीरे धीरे उस प्रकार से जीवंत करने की जरूरत है। जैसे उज्जैन में कार्तिक मेला लगता था या भी विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव मेला लगता है, ऐसे इस आधार पर भी जहां बड़े पैमाने पे लोगों का आवागमन भी होता है और जागृति फैलाने में हमारा इस बड़ी योजना का एक तरह से लाभ मिल सकता है। खास करके जब हमने ये बात कही है तो मैं मान के चलता हूँ, अभी आपकी जानकारी के लिए, टमाटर कहाँ कहाँ ज्यादा हो रहे हैं? नहीं, ये तो आपको मालूम है, बाकी मालवा में भी तो हो रहे हैं, है ना? तो अभी ये मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के इनके निर्यात करने के लिए जहां योग्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, वहां तक जाने का ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी देने को तैयार है। मालूम है क्या ये शैलेंद्र जी? तो इसको पब्लिसिटी करो कि भाई अगर आपका उत्पाद है तो किसान को उसकी फसल का लाभ कैसे मिले। अब वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करना है, उसमें कितना % दे रहे हैं? क्यों गुप्ता जी, मालूम है क्या दे रहे हैं? मेरा यही कहना है, खरीद भी रहे हैं और माल को पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी दे रहे हैं। अरे मैं तो मालूम है किसान ले जा रहा है, पर किसान को निर्यात का भाड़ा दे देंगे तो मना करेगा? है, यही तो कह रहा हूं मैं। तो ये भारत सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा जितना प्रोत्साहन दे रहा है, ये सारी योजनाओं का तुरंत अपने पास कलेक्शन होना चाहिए और नीचे तक उसकी जानकारी कैसे बांटें, तो हमारे लिए सारी व्यवस्थाओं का आधार बनेगा। इसी प्रकार से ब्लॉक वाइज हमारे अपने, आप अगर आज बैठेंगे तो मोटे तौर पर पूरे प्रदेश का नक्शा लेकर के बैठ करके हमारे किन किन ब्लॉक में, किन जिलों में, किन जोन में, किन स्तर पर क्या क्या फसलें होती है और उन फसलों के आधार पर कौन कौन से उद्योग कहाँ लगना चाहिए। अभी हमने अपनी औद्योगिक पॉलिसी में इस बात को भी जोड़ा है कि जहां बिल्कुल उद्योग विहीन है वहां विशेष पैकेज दे रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कृषि आधारित उद्योग पहले लगे, क्योंकि कहीं कुछ होता हो ना होता हो, 55 जिलों में ये गारंटी है कि वहां कृषि तो होती होती, ये तो पक्का है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो जब कृषि आधारित हमारा डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बाकी बड़े उद्योग माइनिंग खोदेंगे करेंगे, लेकिन ये तो अपनी वापस नैसर्गिक व्यवस्था के आधार पर वैसे ही आनंद आता है। तो उम्मीद करूंगा कि आज आप दिन भर विचार विमर्श करेंगे और अच्छा निष्कर्ष निकालेंगे और अलग अलग 3-4 तारीख भी तय कर लेंगे। फिर जहां एक बड़ा, आपने हो सकता है एक बड़ा एग्रोविजन मेला लगाते हैं तो आसपास के 8-10 जिलों में, 15 जिलों में, वहां के बाद कार्यशाला बनते हुए जिलों के आधार पर कुछ जिलों को हाथ में लेकर के उसमें हम वहां कैसे किस प्रकार से प्रोत्साहन देते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई जिला छोटे भी हैं, लेकिन जिले का अपना हार्टिकल्चर विभाग तो वहाँ है, एग्रीकल्चर तो है, ऐसा तो नहीं है। तो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और बाद में कृषि समूह जो आपके एपीओ वगैरह बने, इनका मिलजुल करके वहाँ भी ये माहौल बने। कुल मिलाकर के ये अपने लिए अच्छा समय है, सही समय है। माननीय मोदी जी का ध्येय वाक्य है ना, यही समय है, सही समय है। हम आज जिस जगह हैं उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो जरूर ही अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे
और अब मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री अजय गुप्ता जी को। कृपया जोरदार तालियां हो जाए श्री अजय गुप्ता जी के लिए, संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। आज की कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी,